हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत जोरों शोरों पे चल रही होगी और जीके में जो पढ़ना है और जो पढ़ रहे हो आप उसको आज एक बहुत अच्छे ढंग से देख लेंगे कि जैसे हमारे एग्जाम अभी हुए थे फेब में, यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 2 के जो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं जो कि 26 तारीख को कंडक्ट करवाया गया था, तो उसी तरीके के क्वेश्चन आगे आने वाले पीआरटी और एलडीसी एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड हो जाते हैं, बट जनरली बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज के जो सेशन रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना और चाहो तो इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे कर लो ताकि जल्दी से खत्म हो और सारी रिवीजन फटाफट हो सके। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि DSSB एलडीसी के जो मॉक टेस्ट है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। 80 से ज़्यादा मॉक टेस्ट 84 रुपीज़ में। इसकी ज़्यादा जानकारी वीडियो के एंड में आपको डिटेल में समझाऊंगा, तब तक जुड़े रहें। पहला वीडियो क्वेश्चन जो है हमारा है बोनालू फेस्टिवल से रिलेटेड, और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन तो 101% आपके एग्जाम में आएगा ही। म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, इन तीनों में से एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही पक्का। तो यहाँ पे बोनालू फेस्टिवल आप लोगों को बता दूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 2021 के DSSB एग्जाम में भी पूछा गया था और अब 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना से जुड़ा हुआ है और ये महाकाली के लिए सेलिब्रेट करा जाता है। महाकाली, जो माता महाकाली है उनके लिए सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल है और बेसिकली ये हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद तेलंगाना की जो दो ऐसी जगह जहां पे ये ज्यादा बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड डैश फॉर गैस एक्सचेंज। यानी कि जैसे हम श्वास नली यानी कि विंड पाइप, एयर पाइप से जैसे हम सांस लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं, उसी तरीके से इंसेक्ट्स के लिए भी क्या होती है, ट्रैकिया, जिसको हिंदी में हम श्वास नली ही कहते हैं। ट्रैकिया वो ऐसी ट्यूब होती है जिससे गैस एक्सचेंज होती हैं। और स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, कैविटीज क्या होती है, डायफ्राग्राम क्या होता है, ये सारी चीजें बताता हूं। तो स्पाइरिकल्स क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल ओपनिंग। आपने देखा होगा कुछ ऐसे जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनकी जो शरीर के ऊपर ओपनिंग होती है एक्सटर्नल ओपनिंग। एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग सांस लेने के लिए ही मदद करती है, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए ही मदद करती है, बट ये ट्यूब जो होती है वो होती है ट्रैकिया। और कैविटीज तो सभी को पता है क्या होता है, होल होता है। डायफ्राम ये क्या होता है, ये हमारा लंग्स के नीचे की जो मसल्स होती है ना, लंग्स के नीचे बिलो लंग्स मसल, मेजर मसल होती है ये रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जितने हमारे पार्ट है उसका एक मेजर पार्ट है हमारा जो लंग्स के नीचे होता है, ये हमारा डायफ्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पे फिर से देखिए, स्टेट डांस का करेक्ट ऑप्शन पूछा गया आप लोगों से, मध्य प्रदेश, बरेडी, उड़ीसा, चाओ। तो यहां पे हमसे दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश बरेडी, जो कि बिल्कुल सही है। ये अहीर कम्युनिटी, जो कि यादव कम्युनिटी है, अहीर कम्युनिटी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जो अहीर कम्युनिटी है तो वो यहाँ पे इस डांस को परफॉर्म करते हैं। बरेडी डांस जो है मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है, बिल्कुल सही है। और उड़ीसा से चाउ, ये तीन तरीके के चाउ होते हैं, तीनों अलग अलग जगह पे, एक वेस्ट बंगाल में, एक झारखंड में और तीसरा उड़ीसा में। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे चाउ की जगह, उड़ीसा की जगह वेस्ट बंगाल भी लिखा होता तो भी सही होता, और वो वेस्ट बंगाल होता है पुरीला चाउ। ठीक है, वो कौन सा चाव होता है, पुरीला चाव। और उसके साथ सरायकेला चाव, ये कहाँ पे होता है, ये झारखंड में होता है। और उड़ीसा में होता है हमारा मयूरभंज चाव। तो ये तीन अलग अलग तरीके के डांस है, बट उड़ीसा चाव यहाँ पे ये भी दूसरा जो हमारा पेयर है वो भी करेक्ट है। तो बोथ 1 और 2 यहाँ पे हमारे करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डैश कॉन्टिनेंट विक्टोरिया फॉल इज लोकेटेड, ये कौन से महाद्वीप में विक्टोरिया फॉल स्थित है। विक्टोरिया फॉल बहुत फेमस एक फॉल है, यानी कि वाटरफॉल है, और ये कहाँ, अफ्रीका में, साउदर्न साइड में, यानी कि दक्षिण में अफ्रीका में ये पाया जाता है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर, बॉर्डर ऑफ जाम्बिया जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर के अफ्रीकन कंटिनेंट में विक्टोरिया फॉल, बहुत सुंदर, बहुत ही बड़ा ये एक वाटरफॉल है।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक मौद्रिक नीति यानी कि जो मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी होती हैं, जो हमारे आरबीआई की पॉलिसी होती है, उसमें इसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहले तो होता है कैश रिजर्व रेशो, सबसे पहले नहीं कहूँगा, इनमें से जो मेजर होते हैं वो होते हैं कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। सेकंड हमारे पास आता है लिक्विडिटी रेशो यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। थर्ड हमारे पास आता है बैंक रेट। फोर्थ होता है हमारे पास रेपो रेट। फिफ्थ होता है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। और लास्ट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो यहां पे हमें बोला गया है कि भाई इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो ये हमारे बेसिकली मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो कि आरबीआई तय करता है। तो कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, ये दोनों ही हमारे आते हैं, कैश रिजर्व रेशो और बैंक रेट। कैश रिजर्व रेशो होता है क्या है, हर बैंक के पास कुछ ना कुछ एक रिजर्व होना चाहिए, जितना भी डिपॉजिट होता है उसका कुछ ना कुछ एक रिजर्व होना चाहिए, वो होता है हमारा कैश रिजर्व रेशो। और बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता है तो आरबीआई लोन देता है, किस दर पे देता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। यानी कि सेंट्रल जो बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक को जो लोन देते हैं वो बैंक रेट होता है। तो इसी पे निर्धारित होती है मौद्रिक नीति यानी कि मनी रिलेटेड पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट होगा यहाँ पे। अगर इन दोनों की जगह कुछ और भी आपको पूछा जाता तो आपको इन 5 और 6 में से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन राजस्थान। कुंभलगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और गगरौन फोर्ट। गगरौन फोर्ट हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है। कुंभलगढ़ फोर्ट जो आप लोगों ने बहुत एक राजस्थान की जो टूरिज्म की एड भी देखी होगी, तो उसमें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जिस तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उस तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया उसी तरीके का दिखने वाला ये फोर्ट है। उतना बड़ा तो नहीं है बट स्टिल उस तरीके का दिखने वाला है, तो इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में ही है, ठीक है। और जयगढ़ फोर्ट ये आमेर के पास है। इसको ये भी रिपीटेड है, यानी कि एक बार क्वेश्चन 2021 में आ चुका है जयगढ़ फोर्ट से रिलेटेड। इसको चील का टीला यानी कि चील का टीला इस तरीके से इसको जाना जाता है। यानी कि एक टीले पे स्थित है जयगढ़ फोर्ट और वहां पे चील काफी पाई जाती है, तो इसको चील का टीला भी बोला जाता है। और ये भी कहाँ पे, आमेर में, राजस्थान में। तो ये तीनों ही जो फोर्ट हैं वो राजस्थान में एसोसिएटेड हैं। और पूछा गया था कि इन तीनों में से कौन सा राजस्थान में है, तो तीनों ही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है एक तो, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हर कोई नहीं भरता, इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई भरता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हमारा कौन सा होता है, इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, ये हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स। ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। यानी कि हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे, एक सिटीजन हमारी जो नेशन की टुवर्ड्स, कंट्री की टुवर्ड्स जो टैक्स देती हैं वो होता है डायरेक्ट टैक्स, वो जो खुद से देते हैं, ठीक है। इसके बीच में और कोई नहीं होता। डायरेक्ट सिटीजन टू द गवर्नमेंट, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, ये भी देता तो सिटीजन ऑफ इंडिया ही है, कंट्री का ही जो सिटीजन है वही देता है। और यहां पे कौन, यहां पे जीएसटी किस तरीके से जाता है, हम डायरेक्टली नहीं देते। हम जैसे कोई गुड्स लेके आते हैं, यानी कि हम कुछ भी लेके आते हैं, फोन लेके आते हैं, पेन लेके आते हैं, कुछ भी चीज लेके आते हैं, साबुन, खाने पीने की चीज कुछ भी लेके आते हैं, तो उस पे जो टैक्स लगता है वो कहाँ जाता है,
जो कि जिसने वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेची है उसके पास जाता है, कंपनी के पास जाता है, और कंपनी फिर वो आगे कहाँ बेचती है, सरकार में देती है। तो ये इनडायरेक्ट तरीका होता है, डायरेक्ट तरीका नहीं होता। तो इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, ना कि डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब आयोजित करा गया था? जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे ना, ये 1930 से लेकर 1932 तक आयोजित करे गए थे, और ये तीन राउंड टेबल थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला हुआ था 1930 में, ये हुआ था अराउंड नवंबर के अराउंड हुआ था, नवंबर से लेकर 1931 जनवरी तक ये चली थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1931 में सितंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और नवंबर दिसंबर 1932 में ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार और एंड इंडियन लीडर्स के बीच में। भारतीय जो लीडर्स थे उस समय के, उनके बीच में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटिश सरकार और इंडियन लीडर्स के बीच में। तो 1930 से लेकर 1932 तक पहली हुई थी 1930 नवंबर, 1931 जनवरी, दूसरी 1931 सितंबर में हुई थी, और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर दिसंबर 1932 में। तो यहाँ पे हमसे सेकंड राउंड टेबल पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेडिमेंट्री रॉक्स इज करेक्ट? सेडिमेंट्री रॉक्स आप लोगों को पता है, जो कट के, यानी कि जो हमारी सेडिमेंट्स के थ्रू, हवा से, पानी से जो सेडिमेंट्स के थ्रू इकट्ठे होते हैं, उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कह देते हैं। तो सैंडस्टोन इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये कौन है? सेडिमेंट्री रॉक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेडिमेंट्री रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बिल्कुल, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर कोई प्लांट्स था, एनिमल्स से, जिनके अवशेष यानी कि फॉसिल्स, वो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कट के अपना सेडिमेंट्स इकट्ठा हो के एक जगह पे रिवर बेड के थ्रू, हवा के थ्रू एक जगह इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे अपना पानी जो है वो उस रॉक्स में से निकल जाता है, उन सेडिमेंट्स में से निकल जाता है, और ये नीचे जाके रॉक बन जाते हैं। तो वही है, ये फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स भी इसमें हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 1995 में, यानी कि 1 जनवरी 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एज अ सक्सेसर यानी कि बाद वाली ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसका नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि GATT था, बाद में WTO इसका नाम करा गया 1 जनवरी 1995, नहीं 1995। ठीक है। पहली जो स्टेटमेंट है वो बोला गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेड रिजाइम टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स। यही तो इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्ट, यानी कि यूं कहें कि इसका मोटिव और ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी को समझना है तो वो इस लाइन को देख के समझ सकता है कि उसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एक ऐसा व्यापार संगठन तैयार करना कि दुनिया की जो रिसोर्सेज हैं वो उसका हाईली यूटिलाइजेशन हो सके, उसमें कमी ना आ सके, यानी कि कोई एक ऐसा ना हो कि कहीं पे कुछ ऐसी रिसोर्स हो वर्ल्ड में जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड यूटिलाइजेशन ही ना हो पाए, अंडर यूटिलाइज, ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? मल्चिंग रॉक डैम। रॉक डैम तो देख के ही आपको समझ में आ जाता होगा। जैसे मान लीजिए कोई ये नदी नाला है, यहाँ से कोई ये नदी है या कोई भी नाला है, ये बह रहा है, इस तरफ बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हम यहाँ से पत्थर वत्थर लगा देते हैं, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। यहाँ से हम कुछ बड़े पत्थर से लगा दिए, ये पत्थर लगा दिए ताकि इसमें कुछ पत्थर हो गए, लकड़ी हो गई, कुछ भी, यानी कि बहुत बड़ा डैम नहीं, छोटा सा रॉक से ही, वहाँ से जो कंकर, ईंट, पत्थर कुछ भी लेके वहाँ पे ये डैम सा बना दिया छोटा। और इससे क्या करेंगे, ये पत्थर यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ से जो ये एरिया था, यानी कि ये जो लैंड था, यहाँ पे
नहीं आ पाएगा पानी, जिसकी वजह से बहाव नहीं आ पाएगा, बहाव धीरे हो जाएगा। अगर पत्थरों के ऊपर से भी पानी आएगा बहेगा तो भी बहाव धीरे हो जाएगा तेज की बजाय, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो कटेगी नहीं, जो किनारा है वो कटेगा नहीं, चौड़ाई है जो नदी नाले की वो चौड़ी नहीं होगी। इसीलिए ये एक अच्छा तरीका होता है सॉइल कंजर्वेशन का, सॉइल कंजर्वेशन का। ठीक है, ये सॉइल कंजर्वेशन का एक अच्छा तरीका होता है क्या, रॉक डैम बनाना। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग के लिए देखिए मैं फोटो लेके आऊं आप लोगों के लिए, इजी रहेगा ऐसे समझाना। तो आप लोग ये देखिए, ये जो ये पन्नी, जिसे अगर हिंदी में कहूँ ऐसे तो पन्नी या फिर कोई और यहाँ पे मटेरियल की ये जो थिन लेयर लगा दी गई है, इससे यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो मिट्टी है वो उड़ती नहीं है हवा की वजह से, पानी की वजह से वो बह के नहीं निकलती है, वो रुक गई है वहाँ पे। ये कल्टीवेशन में उसमें जो खेती बाड़ी में वहाँ पे फायदा देती है। तो ये भी हमारा सॉइल कंजर्व ही हो रही है। जो रूट्स हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो उनको जकड़ के रखेंगे, बट हवा आएगी, पानी आएगी, उसकी वजह से वो कट के नहीं निकलेगा, उड़ के नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये पन्नी, जिसे अलग एक पतली सी लेयर जो मटेरियल की यूज़ करी जाती है, जिसे कहा जाता है मल्चिंग। तो ये इसको इजीली था समझाना, तो फोटो लेके आया था। तो मल्चिंग करेक्ट है। दोनों ही ये मेथड सॉइल कंजर्वेशन के बेस्ट तरीके हैं। तो बोथ 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रिन्यूएबल एनर्जी किस में से एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, नवीकरण ऊर्जा। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो कि नेचुरल सोर्सेज से होती है, जिसको हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, कभी ना खत्म होने वाली। अगर आप बोलेंगे कि पेट्रोल है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट वो नॉन रिन्यूएबल है। क्यों है? कभी ना कभी पेट्रोल खत्म हो सकता है। ठीक है, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा। कोयला है वो भी रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, वो भी कोयला खत्म हो जाएगा। फॉसिल से बनता है, जो अर्थ में प्लांट या फिर ह्यूमन या फिर एनिमल फॉसिल्स होती हैं, उससे ही तो ये कोयला और यहाँ पे पेट्रोल बनता है। तो वो अगर बनने से पहले ही हम एक्सप्लॉइट कर लेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। रिन्यूएबल नेचुरल जो सोर्सेज हैं, यानी कि जो प्राकृतिक सोर्स हैं ऊर्जा के, चाहे हमारा वेव सोर्स यानी कि हमारा जो सी का है, समुद्री जो हमारी जो वेव्स होती हैं उसकी एनर्जी हो, या फिर हमारी सोलर एनर्जी हो, या फिर हमारी विंड एनर्जी हो, तो ये क्या है, हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये हम बार बार, अगर आज हम सोलर ऊर्जा को लेकर सोलर पैनल से बिजली बना लेते हैं तो कल फिर बना लेंगे, परसों फिर बना लेंगे, सदियों सदियों तक फिर बनाते रहेंगे, वो खत्म नहीं होगी। सूरज वहीं रहेगा, सूरज के रहने से हवा यूं की यूं चलती रहेगी, क्योंकि एक जगह जब गर्म हवा उठती है तो गर्म हो जाता है सूरज की किरणों से, तो हवा ऊपर उठ जाती है और दूसरी उसको जो ठंडी हवाएं उसको कवर करने के लिए आ जाती हैं। तो इसीलिए ये जो चक्र है, जो हमारा पवन चक्र है, वो चलता रहता है। तो इसीलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी है। तो बोथ 1 and 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज करेक्ट मेजरमेंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले तो प्राइमरी डेफिसिट क्या मतलब होता है वो समझना जरूरी है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि अगर कोई सरकार है, कोई गवर्नमेंट है, उसकी जो स्पेंडिंग है यानी कि जो खर्चा कर रही है वो बढ़ जाता है, किससे, इनकम, उसकी आय से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो उसे डेफिसिट कह देते हैं, फिस्कल डेफिसिट कह देते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट यानी कि फिजिकल डेफिसिट आप लोगों ने बहुत न्यूज़ में सुना होगा कि भाई हमारी फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, और उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, और अपना जो जीडीपी है और वो उसको नहीं कर पा रहा है कैलकुलेट, यानी कि जीडीपी जिस रफ्तार से अपनी इकोनॉमी चल रही है उसको नीचे लेके आ रहा है हमारा फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट होता है क्या है, स्पेंडिंग होती है, यानी कि खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है। अब आप बोलोगे कि भाई इनकम नहीं है तो खर्चा कहां से कर रहा है, एग्जैक्टली ये खर्चा कहां से होता है, ये होता है लोन से। ये फिर खर्चा कहाँ से होता है, लोन से। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अलग अलग देशों से भारत को या फिर और भी कोई देश है, प्राइम एग्जांपल देखा जाए तो पाकिस्तान है, अलग जो अपनी नेबर कंट्री है, उसमें बहुत सारा यहाँ पे लोन लिया हुआ है दुनिया भर से। तो उसकी वजह से तो ये स्पेंडिंग फिर कहाँ से होती है, लोन से स्पेंडिंग होती है। तो इसीलिए अब ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट पता कैसे लगेगा कि भाई ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, यानी कि जो हमारा ये जो फिजिकल डेफिसिट था कि स्पेंडिंग कितनी ज़्यादा, इनकम से कितनी ज़्यादा, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट जो हमें देना है, इंटरेस्ट किस पे देना है, हमें लोन पे देना है, वो भी तो हमें देना होगा ना, जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट भी तो देंगे। तो जो सरकार वो इंटरेस्ट देती है उसको अगर घटा देंगे तो ये ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ
जो डेफिसिट है वो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला होता है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि जो इंटरेस्ट देने हैं लोन के ऊपर उसको अगर माइनस कर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 14, भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन ने तो नहीं करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। ये किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पूछा गया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहां पे जे थॉमसन ने करी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। न्यूक्लियस क्या होता है? जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव और न्यूट्रल जो चार्ज पार्टिकल है, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहते हैं, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और उसके चारों तरफ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? न्यूक्लियस की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। तो कितने करेक्ट हुए भाई? प्रोटॉन तो रदरफोर्ड ने करा था, थॉमसन गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने करा था, ई गोल्डस्टीन गलत हो गया। और न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी, तो रदरफोर्ड दे रखा है, तो करेक्ट ओनली थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइन ऑफ कॉपर इन इंडिया? यहाँ पे देखिए 3 हमें कॉपर माइन दे रखी है। 3 माइन की जो एरिया है वो दे रखा है, बालघत, सिंघभम या फिर खित्री। खित्री कहां पे है? ये तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ही एक माइन है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ पे जो माइन है, खित्री में जो माइन है, उसका ओनर है। तो साफ साफ दिख जाता है कि भाई ये तो कॉपर की है। और ये है कहाँ पे? राजस्थान में है ये। ठीक है, ये है कहाँ पे? ये राजस्थान में है। बागपत जो है जबलपुर में। ये बागपत कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे है? ये भी हमारी कॉपर के लिए ही जानी जाती है। और सिंघभम कहाँ है? झारखंड में है। ये झारखंड में है। और झारखंड में वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूसिंग जो कॉपर के लिए जानी जाती है। कॉपर उत्पाद यहाँ पे इन माइन से होता है। तो तीनों ही जो माइन है वो कॉपर की है। तो ऑल 3 1 2 एंड 3 यहाँ पे माइन का है, करेक्ट होगा। अलग अलग जगह यानी कि मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में ये पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम लीग अनाउंस्ड अ डे 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या डे अनाउंस करा था? रिपब्लिक डे नहीं, इंडिपेंडेंस डे नहीं, ब्लडी संडे एक तरीके से कह सकते हैं, बट डायरेक्ट एक्शन डे यहां पे ऐलान कर दिया गया था मुस्लिम लीग ने। और ये डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करा था जिन्ना द्वारा। और कोलकाता में से फैलता हुआ ये पूरे देश में जो डायरेक्ट एक्शन डे का नतीजा था वो बहुत भयानक था। डायरेक्ट एक्शन डे का नाम आज भी सुनते ही, आज भी याद करते ही वो दिन बहुत भयानक रूप आता है। बहुत सारे राइट हुए थे, जगह जगह राइट हुए थे। जो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो ये चाहती थी, जिन्ना के अंडर थी, कि एक अलग देश बने। उसकी डिमांड ये थी, यानी कि अगर डिमांड ये नहीं थी कि डायरेक्ट एक्शन डे करना है, डायरेक्ट एक्शन डे के थ्रू वो डिमांड चाहते थे कि भाई उनकी डिमांड थी, मुस्लिम लीग और जिन्ना की डिमांड थी, एक अलग देश हो, एक अलग मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन हो, मुस्लिम मेजॉरिटी होमलैंड हो, जिसका वो एक अलग से चाहते थे। और उसके लिए अल्टीमेटम दे दिया था। और वो अल्टीमेटम को डायरेक्ट एक्शन डे के तहत यहाँ पे दिया गया था कि भाई करो या मरो या वाली बात है, कि इसके बाद हम चाहते ही हैं अलग जगह। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे बहुत ज़्यादा राइट हुए थे, कत्लेआम हुआ था। तो ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पोंगल फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद केरला। पोंगल जो कि एक बहुत बड़ा हिंदू त्योहार है, ये तमिलनाडु का त्योहार है। ये कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार। ठीक है, तमिलनाडु का त्योहार है, केरला का नहीं है। कुल्लू नाटी डांस, कुल्लू नाटी या फिर कुल्लू नाती जो डांस है, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है या नहीं? आपको इसको तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। कुल्लू, कुल्लू कहाँ पे? कुल्लू मनाली कहाँ पे है? कुल्लू और मनाली अलग अलग जगह है। ये तो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो कुल्लू नाटी जो डांस है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है? हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो कौन सी नहीं है करेक्ट? ओनली वन। तो ये जरूर ध्यान देना है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, जो जिनको हम कहते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस।
जिनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस। हमारा ऐसे क्वेश्चन में दिमाग क्या चलता है कि कौन सा करेक्ट है भाई, दूसरा करेक्ट है तो हम ओनली सेकंड पे टिक करके आ जाते, बल्कि आंसर करेक्ट क्या होता, ओनली फर्स्ट। आते हुए भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सी रॉन्ग है, हमें रॉन्ग बतानी थी स्टेटमेंट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट, यानी कि आयात जब ज्यादा हो जाता है। दो तराजू, मैंने कल ही आपको एक जो क्लास करवाई थी उसमें समझाया था कि हमारे पास ये तराजू है और इन दोनों ही तराजू में ट्रेड में एक तरफ क्या होता है, हमारा इंपोर्ट होता है यानी कि आयात होती है, और दूसरी तरफ क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट घट जाए, तो इसे क्या कहा जाता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये मैंने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया था। तो उसी क्लास में वो भी हमारा दूसरी शिफ्ट का एग्जाम था, तो उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन था, और इसमें भी आपका इस शिफ्ट वाले एग्जाम में भी आपसे ये चीज पूछी गई थी। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि अगर इंपोर्ट बढ़ जाए और एक्सपोर्ट घट जाए तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि हमारे पास पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एनेलिड। एनेलिड क्या होते हैं, जो जैसे अर्थवॉर्म है, लीच है यानी कि केचुआ है, जोक है, और नेरिस जो ये जो इंसेक्ट या फिर यूं कहें कि बहुत चिपकने वाले, बहुत लंबे से, या फिर यूं कहें रिंग्ड वॉर्म, क्या कहें, रिंग्ड वॉर्म है, ये कीड़े हैं, मकोड़े, कीड़े मकोड़े, रिंग्ड वॉर्म। तो ये वो होते हैं जो, जिस तरीके से आप लोगों ने अर्थवॉर्म तो देखा होगा, यानी कि केचुए तो देखे होंगे, जोंक भी देखी होगी, तो उसी तरीके के जो ये वॉर्म होते हैं उन्हें एनेलिड कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनेलिड, तो ये तीनों ही, नेरिस, अर्थवॉर्म और लीच, ये तीनों ही क्या होते हैं, रिंग्ड वॉर्म होते हैं, यानी कि एनेलिड होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड एज डैश ऑफ ऑसिलेशन। अगर ऑसिलेशन की बात करें तो आपको पता है, अगर हम वेव डायग्राम की तरह बात करेंगे तो ये जो ऑसिलेशन हो रही है ऊपर से लेके नीचे तक जाना, ये एक ऑसिलेशन कहलाई जाती है। और एक किसमें, पर सेकंड, एक सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड में तो कितनी बार ऊपर नीचे यहां तक हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है ये, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और ये कितना ऊपर गया, मीन पोजीशन से हाईएस्ट ऊपर, या फिर यूं कहें कि मीन से नीचे, इनिशियल पोजीशन से नीचे, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। इसे क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। टाइम पीरियड तो आपको पता है कि टाइम पीरियड कितने दौरान के रहे। पिच भी फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी तेज चीख, पिच, हाई पिच, कितनी स्लो है पिच, यानी कि उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है, धीरे से है ऑसिलेशन हो रहा है या फिर बहुत तेज ऑसिलेशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से पिच होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था पर सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितनी बार ये ऑसिलेट हो रहा है, कितनी बार ये ऑसिलेट हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये थे भाई हमारे 20 क्वेश्चन, और DSSB LDC 44/21 के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर, जो कि हमारी वेबसाइट है www.plus-edu.com। इसमें आपको जिस तरीके का एग्जाम होगा DSSB में, जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि पांचों सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहता है। हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन होते हैं, बट हर सब्जेक्ट के जो 40 क्वेश्चन है 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन में डिवाइड होते हैं, और वो सेक्शन स्विच नहीं कर सकते, यानी कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते जब तक पहले वाले सेक्शन को सबमिट ना कर दो, और सबमिट करने के बाद वापस उस पर नहीं जा सकते, चाहे आपने कितने ही क्वेश्चन उसमें करे हों या फिर छोड़ दिए हों। तो उसी फॉर्मेट पे, एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास 20 से ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट, 2 प्रीवियस ईयर 2019 के, 50 से ज़्यादा आप लोगों को सेक्शन वाइज, सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और ये सब कुछ मिलेगा आपको 84 रुपीज़ में मिलेगा अगर आप कोड यूज़ करोगे सिलेक्शन 15। इसकी ज़्यादा डिटेल अगर आप लोगों को जाननी है, बात करनी है मुझसे, तो आप लोग टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके बात कर लीजिए कि भाई कैसे मॉक टेस्ट देनी है। फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट दें, उनको देखें, फ़ायदेमंद लगे तो बाय करें, नहीं ऐसा लगे नहीं बाय करना तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी फ्री टेस्ट हैं
उनको अटेम्प्ट करें और अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करें। और ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक जो नीचे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए, ये तो थी आज की क्लास जीके की। इसी तरीके की और क्लास आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मेरा मकसद, मेरा एम यही है कि आप लोगों को इस तरीके की जो क्वेश्चन जो होते हैं जो इसी से संबंधित होते हैं, जैसा हमने देखा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन, एक शिफ्ट में उसको दूसरी तरीके से घुमा के पूछा गया था और इस शिफ्ट में दूसरी तरीके से घुमा के, यानी कि अगर हम इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे ना तो हमें कोई ना क्वेश्चन ऐसा टकरेगा जो हमने पढ़ा होगा, यहीं पे पहले पूछा गया होगा, उसी से जुड़ा हुआ। तभी मैं हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि कोई भी ऐसी कोई बारीकी छूट ना जाए जो कि आपको एग्जाम में फिर दुखी करे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और ऐसी क्लास और किस सब्जेक्ट की लाएं या फिर और क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान रखें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।